नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन इस वक्त मुल्क में इंतज़ामी बहरान आपको नज़र आ रहा होगा, इसके साथ साथ मुआशी बहरान नज़र आ रहा होगा, इसके साथ साथ कानूनी और आइनी बहरान भी आपको नज़र आ रहा होगा। और ये बहरान जो है, ये जो इतने शदीद ये बहरान हो गए हैं कि किसी मसलन एक हुकूमत से या एक पार्टी से ये मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। यकीनन इसमें हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इन मसाइल को हल कर सकती है, लेकिन जो हुकूमत का रवैया है, उनका तर्ज़ हुकूमत है और जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर उनका रवैया है, उनके वज़रा की स्टेटमेंट है, बयानात हैं, इवन उनके वज़ीर आज़म के जो बयानात हैं वो बहुत शदीद हैं, इश्ताल दिलाने वाले जो है ना बयानात है। पार्लियामेंट में झगड़ा, हालांकि हुकूमत का काम होता है कि पोजीशन को लेकर कानून साजी भी करे और मिलाकर सारे मसाइल हल करे, लेकिन इतने बड़े बड़े शदीद बहरान, इंतज़ामी, आइनी और मुआशी बहरान के साथ हुकूमत इन चीज़ों से बेपरवाह नज़र आ रही है और उनके रवैये से अपोजिशन उनसे बहुत दूर हो चुकी है। और अब अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो ताल्लुकात है, जो इन मसाइल को हल कर सकते हैं मिलके, वहाँ डेडलॉक आ गया है। और डेडलॉक आने के साथ अब अपोजिशन उस जगह पर आकर मुत्तहदा अपोजिशन खड़ी हो गई है कि अब आगे अगर बढ़ेगी तो एक ही सूरत में बढ़ेगी। वो ये कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली हर सूरत में होनी चाहिए। इन हाउस तब्दीली में अदम एतमाद वज़ीर आज़म यानी माइनस वज़ीर आज़म इमरान खान, तब भी अपोजिशन कह रही है हम साथ दे सकते हैं, या मिड टर्म एक इंतखाब करा दिया जाए और उसके बाद जो है वो इन मसाइल का हल, एक सियासी जो बहरान पैदा हो गया है उसका हल बज़ाहिर अपोजिशन की तरफ से ये आ रहा है कि ये मसाइल उसी सूरत में हल हो सकता है कि अगर मिड टर्म इंतखाबात हो जाएं या इन हाउस तब्दीली हो और इमरान खान साहब चले जाएं, वरना किसी सूरत में डेडलॉक ख़त्म नहीं होगा। और अगर अपोजिशन ने हुकूमत के साथ नहीं बैठते हैं तो इंतज़ामी मसाइल भी, मुआशी मसाइल भी और आइनी और कानूनी मसाइल भी, क्योंकि पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं हो रही और बड़े बड़ी अहम कानून साजी भी होनी है, वो बग़ैर अपोजिशन के सपोर्ट के नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इत्तेहादी भी नाराज़ हैं, ख़ुद PTI के कुछ और लोग भी नाराज़ हैं। तो इस इशू को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे साथ जो गेस्ट हैं ये उनका तारुफ़ करा देते हैं, और वो हैं जनाब सलीम बुखारी साहब हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार। आपको बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और सरदार नबील गबोल साहब है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर वलीद इकबाल साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आपका ही बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया है। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूँ जनाब बुखारी साहब। बुखारी साहब, 16 से 19% इजाफ़ा हो चुका है फूड आइटम्स पे जो आम पाकिस्तानी ख़रीदते हैं। इसके अलावा एक साल में, इस मौजूदा एक साल में, जो पिछला एक साल गुजरा है उसमें 80 लाख अफराद गरीब हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि 2020 तक 18 मिलियन अफराद और गरीब हो जाएंगे। और इस एक साल में अभी मौजूदा हुकूमत में 13 से 15 लाख अफराद बेरोज़गार हुए और इसके साथ साथ लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, जिनके घरों को तोड़ा गया है, जो 30 से 40 साल से वहाँ रह रहे थे, बेघर हो चुके हैं। और क्राइम रेट पूरे मुल्क में बढ़ चुका है और कराची का क्राइम रेट मैं आपको दे देता हूँ 150% इजाफा हो चुका है सर। और पकड़े जाने वाले लोग वो हैं जो पढ़े लिखे लोग भी उनमें बड़ी तादाद में हैं। लोगों में सर बहुत गमो गुस्सा है, परेशानी है, भूख है, इफलास है, ख़ुदकुशी है, फ्रस्ट्रेशन है सर। और ऐसी सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है और जिस तरह के वज़रा हैं इनके साथ, जिस तरह की स्टेटमेंट है, ये अपना मसला हल कर सकेंगे? और अगर नहीं हल कर सकेंगे तो अपोजिशन को साथ मिला के करें, और अपोजिशन डेडलॉक लेके बैठी हुई है कि इमरान माइनस होंगे तो बात बनेगी। क्या कहते हैं सर?
बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश आपका, आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। आपका सवाल बहुत गंभीर है, तवील जवाब इसका दरकार है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मुख्तसरन जवाब देने की कोशिश करूँ मैं। देखिए, दो फैक्टर्स होते हैं किसी भी हुकूमत के लिए जो चैलेंज बनते हैं। एक तो ये कि उसकी अपोजिशन जो है उसका रवैया क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके मुतालबात क्या हैं, उसका प्रेशर क्या है, और दूसरा होता है उसकी अपनी अहलियत या नाकामी, जो भी सूरत हाल दोनों में से हो। ये दो फैक्टर्स डिटर्मिन करते हैं कि कोई हुकूमत कितनी कामयाब है, उसने किस हद तक अवाम के मसाइल हल किए हैं। तो अभी अपोजिशन को तो बिल्कुल आप एक तरफ रख दीजिए, वो तो बिल्कुल एक और काम है। जो असल हुआ है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है आम लोगों में, वो ये कि तहरीक इंसाफ ने जिस नौयत के नारे मारे थे, जिस नौयत के ऐलानात किए थे, जिस तरह के वादे किए थे अवाम उन्नास के साथ, वो पूरे नहीं हुए हैं। अगर आप बयानात की रोशनी में देखें या जो डेवलपमेंट्स हमने आपने ऑब्जर्व किए हैं उसमें देखें, तो यूँ लगता है कि हर एक नारे के एंड के ऊपर एक यू टर्न खड़ा है। अब वो मिसाल आप चाहेंगे मेरे देना तो मैं बहुत सारी मिसालें आपको दे सकता हूँ। चाहे वो IMF का मामला था, कहा था नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, लेकिन वहाँ गए, मजबूरी हो सकती है हालात की। लेकिन ये कि इतना कुछ तो उन्हें इक़्तिदार में आने से पहले पता होना चाहिए, इसलिए कि अपोजिशन के बारे में कहते हैं कि दैट इज़ ए गवर्नमेंट इन वेटिंग। और अगर उन्हें ये इदराक नहीं था तो इससे बड़ी बदकिस्मती की बात नहीं हो सकती। फिर तो उनको 5 साल इदराक के लिए चाहिए, और यही कुछ हो रहा है। आम आदमी का मसला हल होने की बजाय गंभीर होता जा रहा है। जैसा आपने कहा, लोग बेरोजगार भी हुए हैं, लोगों के घर भी छीने गए हैं, वो तो आप एक तरफ रख दीजिए। आम आदमी का मसला ये है कि उसके खाने पीने की शायद ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो पहले से सस्ती हुई हैं, उसी तरह से कीमत बरकरार है, या उनमें कोई अजाब और क़यामत आ गई है। ये कैफियत आखिरी वाली है कि जिस मुल्क में टमाटर 350 रुपये किलो बिक जाए और उसका फाइनेंस मिनिस्टर कहे कि 17 रुपये बिक रहा है, और उसकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहे कि 5 रुपये किलो मटर बिक रहे हैं, तो ये जो डिस्कनेक्ट है, ये असल सबसे बड़ी वजह है जो फ्रस्ट्रेशन आवाम में बढ़ रही है कि रूलर्स जो हैं उनका कनेक्ट नहीं है आवाम के मसाइल को हल करने के साथ। लंगर खाने, सरायगाहें, पनाहगाहें खोल के आवाम के मसले हल नहीं हुआ करते। ये कॉस्मेटिक तो आप इसको कह सकते हैं। ये मैं अगर मुझसे आप पूछें ज़ाती तौर पर, तो मैं तो समझता हूँ कि लोगों को आदी बनाया जा रहा है। जिस तरह वेस्ट में जो ब्लैक लोग हैं वो इजी मनी के आदी हो जाते हैं, वो सिर्फ उस वजीफे पे चलते रहते हैं जो उनको हुकूमत की तरफ से मिलता है, काम नहीं करते हैं। इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, जिनको खाने को रोटी मिल जाएगी वो पड़े रहेंगे वहाँ। लेकिन ये सारी तादाद पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो 70% है इस मुल्क की पॉपुलेशन का। उनके मसलों को चूँकि हल नहीं हुए हैं, उनके यूटिलिटी बिल आसमान से बातें कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी से बाहर हैं। एजुकेशन की फ़ीसें जो है वो बढ़ा दी गई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, अमल नहीं हुआ। हेल्थ का मामला ये है कि जो एमरजेंसी में दवाएं मुफ्त मिल जाती थी, जो एमरजेंसी में टेस्ट मुफ्त हो जाते थे, उन सब के ऊपर न सिर्फ पर्ची लग गई है बल्कि उन टेस्ट और उन दवाओं की कीमत आपको देनी पड़ती है। ये है वो फैक्टर जिसने डॉक्टर दानिश जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है उसको स्काई रॉकेटेड कर दिया है। वो इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है कि जो ज्यादा शोर डाल रहे हैं वो हैं जिन्होंने वोट दिया है PTI को, और उसका जवाब तो डॉक्टर दानिश देना पड़ेगा PTI को, हर लेवल पर देना पड़ेगा। अब देखिए, आप 2 सूबे तो ऐसे हैं जहां पर मुकम्मल तौर पर उनकी हुकूमत है। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब के बारे में कहते हैं गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान। और KPK जिसके बारे में हमें यकीन दिला दिया गया था कि वहाँ तो दूध की नहरें बह रही हैं, वहाँ के हालात भी आपके सामने हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने मिल मिला के आज हमें वहाँ खड़ा कर दिया है जहाँ हम खड़े हैं, और इसमें कोई चीज़ भी सही सिमत में जाती दिखाई नहीं देती। ऐलानात, वादे पहले भी हुए, वो पहले भी पूरे नहीं हुए, अब मज़ीद किए जा रहे हैं, उसका भी देख लेंगे क्या अवसर हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल से ये लम्हा फिक्रिया है PTI की लीडरशिप के लिए कि वो दे शुड डू द स्टॉक टेकिंग, और कहाँ गलती है, कहाँ तब्दीली चाहिए, वो अगर नहीं करेंगे तो उनके लिए सूरत हाल बहुत खौफनाक होने जाएगी। वलीद इकबाल साहब, मुआशी मसाइल तो एक तरफ, और इंतज़ामी मसाइल भी हम हटा देते हैं। जो देखते हैं ब्यूरोक्रेसी काम करने को तैयार नहीं है। मैं नहीं कह रहा, खुद मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट मौजूद हैं, और जिस तरह ट्रांसफ़र और पोस्टिंग हो रही है 3-3 महीने में, किसी को अपनी पोस्टिंग का एतबार नहीं रहा। इसको तो हम एक तरफ कर देते हैं सर। लेकिन अगर आइनी और कानूनी मसला देखें
तो वो भी हुकूमत अकेले नहीं कर पाएगी, इसलिए कि देख रहे हैं हमें कि पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं हो रही है, ऑर्डिनेंस से काम चल रहा है सर। दूसरी तरफ जो अहम कानून साजी होनी थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, मेम्बरान के हवाले से, वो भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें यकीनन अपोजिशंस का जो है वो सपोर्ट चाहिए। इसी तरह आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का एक बहुत बड़ी जो है वो कानून साजी होनी है, उसमें भी अपोजिशन का सपोर्ट चाहिए। लेकिन सर जिस तरह वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट है, जिस तरह वुज़रा ख़ास तौर पे वुज़रा इश्ताल अंगेज़ स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अपोजिशन और हुकूमत बहुत दूर हो चुके हैं, और बग़ैर अपोजिशन को मिलाए हुए हुकूमत इन मसाइल को हल नहीं कर सकती। और अब अपोजिशन और हुकूमत में जो डेड लॉक है वो ये है कि माइनस इमरान खान या मिड टर्म इंतखाब, इससे कम वो नीचे जाने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे सर? नहीं जी, ये माइनस वाला सिलसिला जो है वो मेरे ख्याल मेरे साथी जो हैं सेनेट में फैसल जावेद साहब, उन्होंने वो ठीक कहा था। वो पंजाबी के एक वो जो अपना फोक सॉन्ग है, लोकगीत के अल्फाज को थोड़ा सा बदल के कि माइनस माइनस कर दे मैं आपे माइनस हुई, तो ये तो माइनस खुद हो रहे हैं जो कहने वाले हैं माइनस। और ये सबको इस बात का अंदाज़ा भी है और इसका एहसास भी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बग़ैर पीटीआई के जो कोई इतना बड़ा लीडर जितना भी हो, यूनियन काउंसिल तक का इलेक्शन नहीं जीत सकता। ये सारा पीटीआई का जो वोट बैंक है और जो वोट है वो इमरान खान साहब की लीडरशिप और उनके करिश्मा से जो है वो मुंसलिक है। और इतने हालात जो हैं जिनका जो तस्वीर आपके प्रोग्राम में खींची जा रही है, ये भी जो है ये दुरुस्त नहीं है कि हालात किधर से किधर है। मेरे ख्याल एक चीज़ को आइसोलेशन में उठा के आप कंपैरेटिव स्टडी भी करें ना, जब एक कंपैरेटिव स्टडी शुरू होती है ना, या वो केस स्टडी करते हैं, तो फिर पता लगता है कि कहाँ से कहाँ मतलब हमारे पे उंगलियाँ उठाई जा रही थी कि जी आप ऑर्डिनेंसेस बड़ी पास करते हैं। और पता क्या लगता है, जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री डेटा लेके आती है तो पता लगता है कि जी औसतन पिछले 10 साल में जब नून लीग और पीपीपी की गवर्नमेंट थी तो साल के 26 ऑर्डिनेंस पास हुआ करते थे। हमारे एक साल के अंदर 11-12 पास हो जाते हैं तो तूफान मतलब जो है खड़ा कर दिया जाता है। इसी तरह कोई अगर इकोनॉमिक सिचुएशन है, दोनों जो पिछली गवर्नमेंट्स थी उनको अपने इब्तदाई साल या 18 महीने के अंदर जो था सामना था, वो वहाँ इन्फ्लेशन भी थी, वहाँ कीमतों का अपना ऊपर जाना, वहाँ जो रेवेन्यू का अपना कोई तब्दीलियाँ ला रहे थे। ये सारी जो मुश्किलात और वो इकोनॉमी के हवाले से और आम आदमी की मुश्किलात थी, वो उसी तरह दीगर अदवार में भी थी, सिर्फ नज़र आपको नहीं आ रही है, आप क्या दिखाना नहीं चाह रहे। मैं सिर्फ आपको ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस पीटीआई की गवर्नमेंट लेके आ रही है और जिनके नतीजे में अब नज़र भी आने लग पड़ा है, तवाज़ुन जो है मईशत के साथ, जो अपना आपकी एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबलाइज कर गया हुआ है, आपके करंट अकाउंट का जो बैरूनी खसारा है वो ख़त्म हो गया हुआ है, जो कि 2 अरब से 19 अरब तक पिछली गवर्नमेंट जो थी 2.5 अरब से 19-20 अरब तक वो ले गई थी। और इसी तरह आप देखें एक सेंटिमेंट जो होती है जिसका, ठीक है वो पूरी इकॉनमी का अक्कासी नहीं करती, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट का एक जो अपना पैमाना होता है वो आपकी स्टॉक मार्केट होती है, और वो आप देखें कि 40,000 से ऊपर जा चुकी हुई है और बेशतर दिनों पे वो रैली करती है। तो ये जो अभी बात यहाँ की जा रही थी कि अपना लोगों को इस गवर्नमेंट ने पैम्पर करना शुरू कर दिया है कि जी वो रोटी मिल जाएगी तो वो ठीक रहेंगे। पैम्पर माजी में होता था कि जो गैर मतलब जिसे कहते हैं मसनूई, जैसे मसनूई सहारे के ज़रिए ज़र मुबादला के रेट को, एक्सचेंज रेट को, शरह को रखा हुआ था वो, या मसनूई तरीके से ये यूटिलिटीज़ की प्राइसेस जो थी दुनिया भर में अगर आप देख लें किस तरह होती हैं और हमारे यहाँ किस तरह थी, उनको रैशनलाइज किया गया। इकॉनमी के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का, फॉर्मलाइजेशन का, डिजिटाइजेशन का सिस्टम जो है, ये वो इस्लाहात हैं जो आज से 10-20 साल पहले आई होती तो पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका होता। और ये मुश्किल फेजेस से बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज़ गुजरे हैं। हमें तो अभी कोई मुश्किल नहीं देखी कि 11% पे अगर 10% पे इन्फ्लेशन चली गई है लोग चीखे मारते हैं, या आप कहते हैं लोग चीखे मार रहे हैं। इंडिया के अंदर जब रिफॉर्म्स लाने शुरू किए थे इन्हीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी करेंसी ने 70% डिप्रीशिएट किया था। दूसरे मुल्कों ने कहीं 300-300% इन्फ्लेशन देखी हुई है। अमेरिका के अंदर 70 और 80 की दहाई में जो था 14% पे इन्फ्लेशन चली गई थी, 20% पे इंटरेस्ट रेट्स को वो ले गए हुए थे, जो अब जो इंटरेस्ट रेट्स जहां 2% के ऊपर आए हुए हैं
अब अमेरिका के अंदर। तो ये मुश्किलात से गुजरते हैं मुल्क, लेकिन जब सख्त फैसले कोई करता है, और ये कल ही एक उनके फेडरल रिजर्व के एक पुराने चेयरमैन जो थे, उनकी वफात की खबर आई हुई थी, जब उनका, तो जिमी कार्टर उनके अफसोस का इजहार कर रहे थे कि जी मेरी हुकूमत चली गई इस आदमी की पॉलिसीज की वजह से, लेकिन मैं इसकी इज्जत करता हूं क्योंकि वो जो इन्होंने इकदाम तब लिए थे उसका अब और अगले आने वाली दहाइयों के अंदर जो था उनके मुल्क ने बेनिफिट किया, उनकी मईशत ने बेनिफिट किया। सो ये ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। हम बिल्कुल ठीक समत के अंदर हमारा मुल्क चल रहा है और ऑपोजिशन इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो अलहदा है, उसके ऊपर शोर मचाती है। लेकिन परवेज खटक साहब के सरबराही में जो अहम मामलात हैं, और परवेज खटक साहब ऑपोजिशन के साथ भी उनके अच्छे मरासिम हैं, धीमी तबीयत के आदमी हैं, मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि ये जो अहम कौमी मफाद के मामलात हैं, हसास मामलात है, उस पर लेजिस्लेशन भी। और ये आप भूल गए हैं कि शहबाज शरीफ साहब को पहले डेडलॉक हुआ, लेकिन उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया आज से 1 साल पहले। अभी कुछ दिन पहले राना तनवीर साहब को उनकी जगह पे जो मुंतखब किया गया, गवर्नमेंट ने कोई उसमें नहीं रुकावट डाली। ठीक है, ऑर्डिनेंस पे एतराज़ था, ऑर्डिनेंसेस गवर्नमेंट ने वापस ले ली, ऑपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक थी डिप्टी स्पीकर पे, वो वापस ले ली। तो ये चलता रहता है ये सिलसिला ऐसा, लेकिन ऐसी भी कोई नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है ठीक है। मैं आता हूँ सरदार नबील कबूल साहब। सरदार नबील कबूल साहब, हुकूमत से इत्तेहाद भी नाराज, इत्तेहादी भी नाराज हैं, ये बात सामने आ रही है। अख्तर मैंगल के बयानात आ रहे हैं, MQM के बयानात आ रहे हैं, चौधरी साहब के बयानात आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जी कुछ कहा जा रहा है, खुद चौधरी साहब कहते हैं कि PTI के लोग भी नाराज हैं, उनके साथ मिलने को तैयार है। तो अगर इत्तेहादी भी हैं, PTI के चंद लोग नाराज हैं और अपोजिशन आप लोगों ने डेडलॉक कर दिया है, तो ये हुकूमत कैसे अपने मसाइल हल करेगी सर? कैसे कानून साजी करेगी? इसकी तो सिंपल मेजॉरिटी है सिर्फ, क्या कहेंगे? देखें, एक तो वलीद साहब भी जज्बात में आ गए और आपने भी अपने जो है दिल की भड़ास निकाल दी हुकूमत के हवाले से। जो बातें हमें नहीं पता थी वो आपने बता दी। और मैं समझता हूँ कि देखें, मैं इकॉनमी में तो मैं कोई इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं। मुझे इकॉनमी का ये जो भी आप लोगों ने टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, शरह सूद और पता नहीं क्या क्या, शेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं पड़ोसी हूँ अकील टेडी का, जो शेयर्स को कंट्रोल करता है और जो इमरान खान का बड़ा करीबी दोस्त है। और मुझे ये ज़रूर पता है कि ये जो शेयर्स अभी 40,000 तक पहुँचे हैं, ये बाज़ाहिर तो लग रहे हैं कि शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये गन पॉइंट पे शेयर्स ऊपर जा रहे हैं। ये फेक है, ये मसनूई जो है शेयर्स है। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो यहाँ पर लोगों की हालत में देख रहा हूँ, या कराची में बैठकर, आप भी कराची में बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन चाहे गरीब, छोटा, मिडिल क्लास या अपर क्लास का बिजनेसमैन, वो सारे रो रहे हैं। फैक्ट्रीज बंद हैं, गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद हो गई है, गाड़ियों की इंपोर्ट बंद हो गई है। लोगों के, यानी आप सोचें कि एक आम आदमी की सैलरी जिसकी 25,000 है, उसका बिजली का बिल 20,000 आता है। लोग बहुत सख्त परेशान हैं। और ये तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि PTI के जो वोटर्स थे, जिन्होंने एक वेव चला था 2018 में, वो PTI के वोटर्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। और वो खुद अपने आप को बदवाएं दे रहे हैं कि हमने क्यों जो है PTI को वोट दिया। अब इमरान खान कहते हैं कि बर्दाश्त करो और सब्र करो। अब मुझे ये डर है, ये बर्दाश्त और सब्र करते करते 4 साल अगर गुजर गए, तो 4 साल में बड़े बड़े जो ये बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। और फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, पैसे बाहर जा रहे हैं। पहले तो ये कहते थे ना, इन्होंने पहले डराया कि ये एमनेस्टी स्कीम निकाल दी। आप मुझे बता दें कि एमनेस्टी स्कीम में किसने फायदा उठाया, किसने अपना वेल्थ डिक्लेयर किया? उस पर भी खामोशी है, FBR ने कुछ बताया नहीं। एमनेस्टी स्कीम को भूल गए। आपने फंड जो लिया डैम के ऊपर के मुल्क बचाओ डैम बना, उसके फंड खा गए आप लोग। आप लोग सिर्फ ये बताएं कि हुकूमत आज पंजाब में जो हुकूमत का हाल हुआ है, जो पंजाब में दहशतगर्दी वकीलों ने की है, वकलाओं ने जो 7 लोगों का कत्ल हुआ है, आपकी पुलिस सो रही थी, लैक ऑफ गवर्नेंस है, ये सारे चीजें जब आप मिलाते हैं और फिर आप जब असेंबली में जाते हैं और असेंबली में आप समझते हैं कि ऑपोजिशन, क्योंकि ऑपोजिशन के बगैर 2/3 मेजॉरिटी में आप बिल पास नहीं करवा सकते हैं, लेकिन फिर आप ये इंप्रेशन देते हैं कि जी ऑपोजिशन पार्टीज के जो सरबराह हैं
उनको जो है अब उन पर हमने सख्ती कम कर दी है और हवा का रुख बदल चुका है। और हवा का रुख अब पता चलेगा कि BRT का भी जो रेफरेंस चल रहा है या मालम जब्बा का जो रेफरेंस चल रहा है, अब उसमें भी गिरफ्तारियां होंगी। तो इससे मसाइल हल नहीं होते हैं। मैं समझता हूं कि देखें, आपकी इतनी देर तक आपने जो बातें की इकॉनमी के हवाले से और ये सब चीज़ें, इकॉनमी बिल्कुल एक आदमी की ज़रूरत है, वो चीज़ लाजमी है, लेकिन गवर्नेंस जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। गवर्नेंस, आपके पास गवर्नेंस ही नहीं है। आपके चीफ मिनिस्टर, जिसको आपने वसीम अकरम प्लस का खिताब दिया, मुझे बताएं वसीम अकरम प्लस एक चीफ मिनिस्टर भोजदार जो कि MPA बेचारा मुश्किल से बनता है, आपने उसको चीफ मिनिस्टर कुर्सी में बिठाया, लेकिन क्या आप बताना पसंद करते हैं कि चौधरी परवेज इलाही जब आपके पास आया और उससे ये शिकायत की कि पंजाब की हुकूमत नहीं चल रही है, कोलिशन पार्टनर्स आपसे नाराज हैं, आपकी मेजॉरिटी पंजाब असेंबली में नहीं है, और आने वाले दिनों में मैंने सुना है कि आने वाले दिनों में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वफाकी हुकूमत से पहले पंजाब असेंबली में आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, इसके बावजूद मैं नहीं समझता हूँ कि आप कोई भी बिल जो है वो आप पास करवा सकते हैं। अगर ऑर्डिनेंस से ही नबील गबोल साहब, नबील गबोल साहब 15 महीने हुए इस हुकूमत को, ये नई हुकूमत है। आप लोगों ने 30-30 साल 40-40 साल इस मुल्क में हुकूमत किया है, तो जाहिर है कि उनके पास सिंपल मेजॉरिटी है, वो कानून साजी कैसे करेंगे? तो जब तक आप कानून साजी में इनका साथ नहीं देंगे तो ये कानून साजी कैसे करेंगे? कम अज़ कम मुल्क व कौम के लिए, क्योंकि कानून साजी मुल्क व कौम के लिए होती है, अवाम के लिए होती है। अगर आप डेडलॉक रखेंगे तो इससे तो मुल्क और अवाम का नुकसान है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून साजी जब आप किसी बेहतरी के लिए आप कहेंगे कि मुल्क की बेहतरी के लिए, जिसको हम भी समझते हैं कि वो ये जो बिल आप पास करवाना चाहते हैं ये मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, हम साथ क्यों नहीं देंगे? हम साथ क्यों नहीं देंगे? आपने देखा कि 5 MNA जेल में, उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर स्पीकर नहीं निकालता है, और स्पीकर जो है वो फिर कोर्ट के ऑर्डर पे उसको मजबूर होकर शायद खाकान अब्बासी का और ख्वाजा साद रफ़ी का निकालना पड़ा। आज जाकर जो है आसिफ जरदारी साहब को बेल मिला है। आसिफ जरदारी साहब की तबीयत इंतहाई खतरनाक हद तक, मैं आपको बता दूं कि उनके हार्ट के जो शरियान है वो बंद है। आपने एक सियासी कैदी को, आपने जिसके ऊपर कन्विक्शन नहीं है, आपने उसको जेल में रखा। आज ये तो मैं शुक्रगुजार हूं कोर्ट का कि कोर्ट ने बेल दिया। आप मुझे बताएं कि नवाज शरीफ को आप अप्लाई नहीं किया था। नबील गबोल साहब, सॉरी नबील गबोल साहब, नहीं सॉरी सर, नबील गबोल साहब, आपके आसिफ अली जरदारी ने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया था। इसमें हुकूमत की क्या गलती है? जब आपने अप्लाई किया बेल के लिए, आपको यानी बीमारी के ऊपर बेल की बात हुकूमत क्या करी है? तो अदालत का मामला। मैं बात कर रहा हूं कि नहीं, मैं, आप मुझे बताएं कि जब कोई केस होता है, केस में एविडेंस मिलता है और एविडेंस के बुनियाद पे आप गिरफ्तारी करते हैं। आप पहले नैब गिरफ्तारी करती है और उसके बाद एविडेंस ढूंढती है। कोर्ट ने आज बेल क्यों दिया कि नैब को एविडेंस पेश नहीं कर सका, वरना तो कोर्ट, आपको पता है ये भी नैब का मसला है सर, ये हुकूमत का मसला देख के पढ़ के, तो ये भी तो नैब का मसला है। नैब आजाद है, हुकूमत का क्या काम है? ये तो नैब का मसला है, ये तो नैब का, हुकूमत का क्या मसला है? लेकिन चेयरमैन नैब के आप इस बयान को आप कैसे देखते हैं? इस बयान को, चेयरमैन नैब के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप एनालिस्ट भी हैं, आप होस्ट भी हैं, और आपने सारी बातें हुकूमत की बताई हमें, जो हमें नहीं पता थी, हमें टॉकिंग पॉइंट्स आपने दी हैं। आप मुझे बताएं कि जो हवा का रुख बदलने वाली जो बयान थी, इसके पीछे क्या राज है? जिस दिन मीडिया किसी हुकूमत के बहुत राज है ना, अब राज ना खुलवाए, होता है कि अब राज ना खुलवाए, राज ना खुलवाए, नाज ना खुलवाए। बहुत सारे राज है, खोल दिए तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, फिर बात चली जाएगी कहीं और। मैं इस वक्त जो है एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद वापस आता हूं। वेलकम बैक। अब मैं आता हूं बुखारी साहब आपकी तरफ। बुखारी साहब, इस मसले को मैं हमेशा उठाता हूं, चाहे किसी को भी तकलीफ हो, और वो तकलीफ ये है कि अगर हुकूमतें, ये जो खाना बदोश है ना सर, ये खाना बदोश और ये लोटे जो रिजेक्टेड है, ये हर हुकूमत में पहुंच जाते हैं, हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उस हुकूमत के लिए मसाइल पैदा करते हैं। वज़ीर आज़म अपने अहल तरीन लोगों को
काबीना में शामिल करने के बजाय इन लोटों पे इन्हिसार करते हैं जिसकी बुनियाद पर कैपेसिटी नहीं होती है और हुकूमत डिलीवर नहीं करती है। क्या कहेंगे सर? पहली बात तो यह है कि मुझे थोड़ा सा कमेंट करने दीजिए जो वलीद इकबाल साहब ने जो कुछ फरमाया था। वलीद इकबाल के बारे में मेरा पर्सनल परसेप्शन ये था कि वो बहुत कूल माइंडेड, बहुत ही धीमे मिजाज के आदमी हैं, बात को सुनते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। लेकिन वो जो फ्रस्ट्रेशन की बात मैं आवाम के हवाले से कर रहा था, मुझे बदकिस्मती के साथ, इंतहाई दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मुझे इस फ्रस्ट्रेशन की वजह समझ नहीं आई जिस तरीके से रिएक्ट किया उन्होंने। हुकूमत का काम होता है क्रिटिसिज्म सुनना, जर्नलिस्टों का काम होता है पंगे लेना। वो हम पंगे लेते रहेंगे, हम मुशर्रफ के खिलाफ भी पंगे लेते थे, नवाज शरीफ के खिलाफ भी पंगे लेते थे। दूसरी बात ये कि मैं फिर तवक्को रखता हूँ, मेरा बड़ी इज्जत है मेरे दिल में इनकी कि ये अपना ही वो तबीयत जो इसकी नेचर है वो छनबो ना छोड़ें। आप अपने बाकी दीगर साथियों की तरह फ्रस्ट्रेट बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपके साथियों में जो हरकलीस, जो सैमसन, जो गामाज, रुस्तम, सराब जो है ना, वो लड़ाई उनको लड़ने दीजिए। आपसे तो हम तवक्को रखते हैं कि आप हमें एनलाइटन करेंगे और हम आपसे सीखेंगे कुछ। एक तो बात है ये। अब आ जाइए दूसरा सवाल जो आपने बीच में छेड़ा था कि किसने जाने दिया उसको। भाई साहब, इमरान खान साहब को मैं जानता हूँ, वो बहुत ज़िद्दी आदमी हैं। वो जिस बात पे अड़ जाते हैं, नहीं मानते, उन्होंने कहा था ना ढील दूंगा, ना डील दूंगा, ना एनआरओ दूंगा। तो फिर किसने दिया है ये हमें ज़रूर बता दें। वो हम उनके मशकूर होंगे कि अगर अदालत ने नहीं निकाला है बकौल नबील गबोल साहब के, और मैं इत्तफाक करता हूँ उनसे, तो फिर ये कहाँ से आई है। कभी वो कहने लग जाते हैं मुझे रहम आ गया इनके ऊपर। आप किस खाते में रहम खा रहे हैं जब आप नारे ये लगा रहे थे कि मैं जाने नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाएगा। यही हाल होगा मरियम का भी। आप देखिएगा, पता ही नहीं लगेगा अगर उन्होंने जाना है तो वो कैसे चली गई हैं। बाद में फिर हम वो क्या कहते हैं, अपने नाखून जो है वो काटते रहते हैं। अब आ जाइए जनाब आपके सवाल पर, लोटों वाला सवाल। ये इतना अहम सवाल है। ये पहले तो हम ये बताएंगे, और मेरा हक है कि मैं लोगों को बताऊं कि इन लोटों के बारे में इमरान खान साहब के ख्यालात और उनके जज्बात क्या होते थे। मैं शायद वो उतना कुछ तो ना कह पाऊँ, लेकिन वो इनको चोर भी कहते थे, वो इनको डाकू भी कहते थे, वो इनको फसली बटेरे भी कहते थे, वो पता नहीं क्या क्या कहते थे। उनकी को 5 वीडियोज़ हैं जिसमें उन्होंने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि दूसरी पार्टियों से लोग अपनी पार्टी में शामिल करके और फिर उन्हें अपनी पार्टी के लोगों पर तरजीह दी जाए। आज मैं 2-3 आपको जल्दी मिसालें देता हूँ। पहली बात तो ये है कि किसी भी मुल्क की हुकूमत के लिए उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अरे भाई बाबा, भी वहाँ पर कोई भी पीटीआई का बंदा नहीं है, वो हमने मुस्तार लिए हैं आईएमएफ से, इसमें कोई दो राय नहीं है, ना इसको डिबेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। अब आ जाइए जनाब वजारतें, जिसमें हम हमेशा वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अपने मोस्ट कॉम्पिटेंट लोगों को लगाते हैं। एक कॉम्पिटेंट आदमी का हाल तो उन्होंने खुद ही कर दिया था। असद उमर साहब जो चुटकियाँ बजा के कहते थे इकोनॉमिक एरिस्टोटल की तरह कि एक हफ्ते में हम इकॉनमी को बैक ऑन द ट्रैक डाल देंगे और लोग हैरान रह जाएंगे। उनको साल भर यही समझ नहीं आया कि इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं क्या, लिहाजा उनको तब्दील कर दिया। लाए किसको? उन्हीं को जिनको चोर कहते थे। बैठे हैं नबील गबोल साहब, साथ इनके वो वज़ीर ख़जाना रह चुके हुए हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि 70% के करीब उनकी जो कैबिनेट है उसमें वो लोग हैं जिनका पीटीआई से ओरिजिनली इंडिजिनसली कोई ताल्लुक नहीं था। वो लोग दूसरी पार्टियों से छोड़ के आए हैं। वो लोग, उनमें से आधे जो है वो मुशर्रफ की कैबिनेट है, आधी जो है क्वार्टर जो है वो नवाज शरीफ की कैबिनेट है, क्वार्टर जो है वो परवेज़ इलाही साहब की कैबिनेट है। अरे बाबा, खुदा के लिए ये बिट्रेल आप लोगों की है। हम तो बुरे बन रहे हैं ये कह के। ये आवाज़ें तो उठनी चाहिए तहरीक इंसाफ के अंदर से, जिनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये खिलवाड़ है। Why shouldn't Waleed be a minister? I am nobody to judge. मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक सेन वाइस को किसी अहम पोजीशन पे क्यों नहीं लगाया जा सकता। इसकी ये वजह हमें सिर्फ वलीद इकबाल साहब बता सकते हैं कि ये प्रायोरिटी किसने तय की, कहाँ से आए ये लोग, कौन लाया उन्हें। इस पर जरा हमें एनलाइटन कर दें तो मैं भी एजुकेट हो जाऊँगा। ठीक है सर, मैं वलीद इकबाल साहब के पास पूरा का पूरा सवाल लेकर जाता हूँ। वलीद इकबाल साहब, क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? अगर वज़ीर आज़म कॉम्प्रोमाइज़ होंगे तो फिर तो ये लोटे और रिजेक्टेड लोग मिलेंगे और फिर ज़ाहिर है कैपेसिटी हुकूमत की सामने इसी तरह नज़र आएगी। क्या कहेंगे सर, इनका रास्ता कैसे बंद किया जाए? नहीं जी, सबसे पहले तो क्योंकि 2 और बातें भी हुई हैं, मैं उन दोनों के ऊपर रोशनी डालना चाहता हूँ। एक तो जो बेल मिली है आसिफ अली जरदारी साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से,
उसका केस के मेरिट्स से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि गबोल साहब ने कोई ऐसा तासुर दिया कि जी केस ही कोई नहीं है। जहाँ तक मैंने पूरी फाइल तो नहीं पढ़ी हुई, लेकिन जितना कुछ मुझे इस केस के बारे में शवाहिद का अंदाज़ा और इल्म है, ये खासा सीरियस केस है और बड़े सीरियस इसमें शवाहिद भी जो हैं वो मौजूद हैं। इनकी बेल का ताल्लुक महज और सिर्फ तिब्बी बुनियादों पे है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने ये रिपोर्ट दी कि आसिफ जरदारी साहब को एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी की भी ज़रूरत है। दूसरा, वो टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र करते हैं। और तीसरा कि अगर वो इस तरह ही हिरासत में रहे तो उनकी ज़िंदगी को थ्रेट है। तो उसके ऊपर फिर मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ मेडिकल ग्राउंड्स पे जब उनकी तबीयत ठीक थी, वो ऐसे या इतनी ख़राब नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था बेल से मेडिकल ग्राउंड्स पे ही। लेकिन बाद में जब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और वो सीरियसली इल हो गए, जो कि बोर्ड ने और मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा है, तो फिर ऑब्वियसली उनको बेल मिली। इसी तरह जरदारी साहब को भी हेल्थ ग्राउंड्स पे, तिब्बी बुनियादों पर जो है, और अब पहले वो सरकारी खर्चे के ऊपर थे, इलाज उनका हो रहा था और अब वो खुद इलाज करवाएंगे। तो ये मैं सिर्फ अर्ज़ करना था, ये अहम बात है कि उसका केस के मेरिट से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है उनकी जो बेल हुई है। दूसरा, एग्जिट कंट्रोल का जो कानून है, इसके ऊपर ठीक है जी, हम एक अलहदा से प्रोग्राम करके मैं भी उसके सारे क्लॉजेस को, सेक्शंस को देख के आऊँगा और उसके केस लॉ को भी देख के आऊँगा। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके बारे में, ये इख्तियार इंटीरियर मिनिस्ट्री की ज़ैली कमेटी का ही होता है और उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए मियाँ नवाज शरीफ को जो है वो ECL से उतारा गया, लेकिन उस पर कुछ शराइत आयद की गई और उन शराइत को कोर्ट में चैलेंज किया गया। नहीं सर, कन्वेक्टेड, जिसके ऊपर इमरान खान साहब फरोग नसीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, फरोग नसीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस है सर, प्लीज फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि कन्वेक्टेड शख्स को, सर मैं ये तरह कोट कर दूं, फरोग नसीम साहब का नाम ले रहा हूं, मैं आपको उनसे ज्यादा बड़ी अथॉरिटी, मैं उनकी से ज्यादा बड़ी अथॉरिटी बताने लगा हूं आपको, मैं आपको उनसे ज्यादा बड़ी अथॉरिटी बताने लगा हूं। जी सर, कि जब इमरान खान साहब ने मोटरवे के, हजारा मोटरवे के इफ्तिताह के ऊपर कुछ बात की, चीफ जस्टिस से रजू किया, आने वाले और जो मौजूदा हैं दोनों से, और वो ताकतवर और कमजोर वाली जब बात उन्होंने की, तो अगले दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के को कोट मैं करता हूं, इसलिए मैंने कहा ही इज ए बिगर अथॉरिटी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस जनाब जो अपना खोसा साहब हैं, उनका ये कहना था और ये उनके अल्फाज थे, प्लीज उसको भी आप उसके साथ साथ उसको एग्जामिन कीजिएगा। उनका बयान था कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से इनका नाम, मियां नवाज शरीफ का नाम हुकूमत ने हटाया है, कोर्ट ने सिर्फ उसकी मोडेलिटीज को जो है डिटरमिन किया है, प्लीज उसको देख लीजिएगा। यह मैं दूसरी बात करना चाह रहा था। अब जहां तक कैबिनेट की तश्कील का ताल्लुक है, कप्तान जो है वो अपनी टीम सेलेक्ट करता है, उसमें बहुत से फैक्टर्स आ सकते हैं कि किस शख्स की कहां पे फिट जो है वो बेहतर है। एक अपनी पॉलिटिकल जजमेंट और जजमेंट रिगार्डिंग गवर्नेंस, और दूसरा ये मखलूत हुकूमत है, तो इसमें दूसरी जो साथ जमातें हैं जिनके नुमाइंदे हैं उनको भी अकोमोडेट करना होता है। इसमें GDA के भी नुमाइंदे हैं, इसमें MQM के भी नुमाइंदे हैं, इसमें PMLQ के भी नुमाइंदे हैं, और फिर उसमें इंडिजिनस PTI के लोग, जिस तरह आप वो कह रहे हैं, उसमें आप अली जैदी को प्लीज गिने, आप मियां हमाद अजहर को गिने उनमें, और वे अहम पोर्टफोलियोज हैं उनके पास। आप अपना जरताज गुल साहिबा जो हैं, शी इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, अपना शिरीन मजारी साहिबा हैं, मैं ये सारे वो अफराद हैं जिन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर्स का आगाज PTI में किया। और फिर कुछ ऐसे और भी हैं जो पहले कभी और जमात में थे लेकिन काफी साल हो गए उनको PTI में। एक इलेक्शन गुजारा 13 वाला, शाह महमूद साहब हैं, शफकत महमूद साहब हैं। बहरहाल ये तो लंबी बहस है, लेकिन ये सारी बातें हैं कि कोalition गवर्नमेंट है और साथ फिर इंडिपेंडेंट्स को भी साथ शामिल करना पड़ता है, तो ये इस तरह का ये यहाँ पॉलिटिकल कल्चर है कि इस तरह वजारतों में अकोमोडेशन और इस तरह की चीजें जो करनी पड़ती हैं। सो कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन मुतनासिब और मुतवाजन है, पुराने लोगों की भी और नए लोगों की भी। जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था। ठीक है, बहरहाल काबीना में हम आपको देखना चाहते हैं, आप जैसे लोगों को सर, चाहे आप कुछ भी कहते रहें, हम जैसे लोग हमेशा ये कहते रहेंगे कि एक्चुअल आइडियल लोगों को आना चाहिए। एक बात फिर कहता हुआ मैं ब्रेक और फिर नबील गबोल साहब की तरफ आऊँगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो स्टेटमेंट दी उनका एहतराम है। उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने खुद इजाज़त दी है और जाने की, और जो तरीक़ेकार है वो कोर्ट ने फाइनल किया है। उन्होंने ECL का कहीं जिक्र नहीं किया, अगर किया है तो मैं उसको भी सामने रखते हुए एक बात कह दूं कि आइन और कानून जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगर आइन में कोई चीज़ नहीं है तो फिर वो नहीं है,
कानून में नहीं है तो नहीं है। और ख़ुद फ़रूक नसीम साहब ने स्टेटमेंट दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट 1981 जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत और रूल 210 के, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे है कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत ECL से कन्वेक्टेड लोगों को नहीं निकाल सकती है। हाँ, जो जर्नलाइज लोग हैं उनका नाम ये इंटीरियर मिनिस्टर का इख्तियार होता है। मैं आगे चलता हूँ, किसी स्टेज पर इंशाल्लाह बैठ के इस पे भी हम लॉज को सामने रख के डिस्कस कर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर नबील गबोल साहब की तरफ आते हैं। वेलकम बैक जी। जनाब नबील गबोल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, मालम जब्बा BRT केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, इसी तरीके से ऑफशोर कंपनी का केस है जो नैब में है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। तो हुकूमत इन केसेस के लोगों का फौरी तौर पर ECL में नाम डालना चाहिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। क्या कहते हैं सर? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं समझता हूँ कि पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपके सामने जिक्र किया था। जो मुझे इत्तलात हैं और ख़ुद अब चेयरमैन नैब ने बताया कि हवा का रुख तब्दील हो गया है और नाम भी लिया उन्होंने मालम जब्बा का और BRT के। इसके अंदर 6 लोगों के नाम हैं, हुकूमत के बहुत अहम शख्सियात हैं जिनके गिरफ्तारी के लिए नैब जो है वो अनकरीब मेरे ख्याल में गिरफ्तार होंगे। इससे पहले खुद चेयरमैन नैब कह चुके हैं कि अगर हमने गिरफ्तारी शुरू कर दी तो ये हुकूमत बैठ जाएगी। फिर जो वो हवा का रुख किसी और की तरफ कर दिया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हवा का रुख जो है वो, चाहे आप, अभी मैं इस्लामाबाद 10 दिन ठहर कर आया हूँ, मैं काफ़ी लोगों से मिलकर आया हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह हवा का रुख जो है वो एक ही तरफ हो गया है। अब ये नहीं होगा कि सिर्फ अपोजिशन के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग या मुस्लिम लीग के लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब वो लोग जो काबीना में बैठे हैं, जिनके ऊपर रेफरेंस है, डिफेंस मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर KPK हो या मिनिस्टर्स जितने KPK के अंदर 2-4 जिनके नाम है रेफरेंस में, पंजाब का एक मिनिस्टर का नाम है, एक स्पेशल असिस्टेंट का नाम है, जमीन के ऊपर कब्जे के जो रावलपिंडी के अंदर हुआ जिसपे कमिश्नर को भी हटा दिया गया, ADC को DC को हटा दिया गया, उन सब का नाम है। तो गिरफ्तारी अब होगी। अब आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। अब आपको बैलेंस इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि देखें, कोई इदारा अपने आप को वेलकम करना चाहता है, चाहे कोई भी इदारा हो, चाहे वो नैब का इदारा हो, चाहे वो जुडिशरी का इदारा हो, चाहे वो फौज का इदारा हो, कोई भी इदारा जो है अपनी बका के लिए, अपनी इमेज के लिए अपने आप पर पॉइंट फिंगरिंग होने नहीं देगी। और मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में जो हवा की तब्दीली की बात हुई है, मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। उसके बाद रिएक्शन क्या होगा इमरान खान का, प्राइम मिनिस्टर का। जिस तरह पहले आपने देखा कि नवाज शरीफ के जाने के ऊपर उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर जो है इज़ार बरमी का इज़ार किया, जिसपे चीफ जस्टिस ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा आपने तो नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया है और आप हमें कह रहे हैं। और आज भी मैं आपको कह रहा हूं आपकी दुरुस्तगी के लिए, डॉक्टर दानिश साहब, हुकूमत बाहर जाने देती है एक कन्विक्ट को। हुकूमत ने बाहर जाने दिया नवाज शरीफ को। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है बॉल हुकूमत के कोर्ट में डाल दिया कि ये फैसला हुकूमत करेगी। हुकूमत ने फैसला किया, ऐसी क्या मजबूरी थी? रहम आ गया नवाज शरीफ के ऊपर, इमरान खान को, कि बाहर भेजना पड़ा। अब किसी और पे रहम नहीं आ जाए, अब एक एक करके सबको बाहर भेजना पड़ेगा इनको। सिर्फ नवाज शरीफ बाहर क्यों जा सकता? ठीक है, सभी जाएंगे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया, और तीन मेहमानों हमारे लिए काबिले एहतराम है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू काबिले एहतराम है, लेकिन हम वॉच डॉग हैं, हकाइक बताते रहेंगे। और जो भी हुकूमत होगी उस पर ज़्यादा क्रिटिक्स होगा। 10 साल पीपल्स पार्टी और PMLN को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा, आज PTI को करना पड़ रहा है। टॉलरेंस, सब्र, थोड़ा सा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।